चलो. Good morning students, myself Saurabh Dubey from Shambhunath Institute of Pharmacy. Today we will discuss about the structure and anatomy of the human stomach. तो हम लोग स्टमक के एनाटॉमी और उसके स्ट्रक्चर को देखेंगे. तो आप देखिएगा कि ह्यूमंस का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ लॉन्ग कैनाल एंड दिस कैनाल इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल और एलिमेंट्री ट्रैक्ट. अब ये जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो हमारे इस माउथ और बक्कल कैविटी से स्टार्ट होती है और लार्ज इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट यानी एनस पर ये एंड होती है. और फिर ये जो एलिमेंट्री कैनाल है या एलिमेंट्री ट्रैक्ट है ये अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड होती है. कैनाल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये लंबी सी नली के फॉर्म में ये पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ह्यूमंस का. अब इसके अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ये माउथ और बक्कल कैविटी से स्टार्ट होता है, फिर नीचे हमारे नेक में इस एलिमेंट्री कैनाल का जो पार्ट सिचुएटेड होता है उसको हम लोग फेरिंग्स कहते हैं. फेरिंग्स नीचे की तरफ एक्सटेंड होकर के ओइसोफेगस में ओपन होता है. ओइसोफेगस फिर हमारे थोरेसिक कैविटी के अक्रॉस नीचे की तरफ एक्सटेंड होते हुए ये डायफ्राम को पेनिट्रेट करते हुए लेफ्ट हैंड साइड बॉडी के यानी एब्डोमिनल कैविटी के लेफ्ट हैंड साइड की तरफ बेंड करता है और इसी जाकर के ये ओइसोफेगस लेफ्ट हैंड साइड में हमारे एलिमेंट्री कैनाल के सबसे डायलेटेड पार्ट, सबसे फैले हुए या चौड़े पार्ट में खुल जाता है ये ओइसोफेगस व्हिच इज कॉल्ड स्टमक. तो अभी आपने ये देखा होगा कि अब इसकी लोकेशन आपको मालूम पड़ गई होगी कि ये कहाँ सिचुएटेड होता है स्टमक. तो इसकी लोकेशन मैं आपको बता देता हूँ कि स्टमक इज लोकेटेड जस्ट बिलो एंड बिहाइंड द डायफ्राम ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी एंड इट इज अ कर्व्ड स्ट्रक्चर. ये कर्व्ड स्ट्रक्चर होता है यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ये ऊपर की तरफ कर्व होता है, कर्व्ड होता है, ऊपर की तरफ उठा हुआ होता है. अप्रोक्सीमेट लेंथ जो होती है स्टमक की इट इज अप्रोक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर इन लेंथ और इसकी ऊपर की तरफ अपवर्ड कर्विंग की वजह से इसका जो शेप बनता है इट इज ऑफ सिकल शेप, हसिया के जैसा इसका शेप जो है वो बनता है. अब उसके बाद ह्यूमंस का जो स्टमक होता है उसको कुछ 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. अब देखिए पहले तो अब स्टमक जो है ओइसोफेगस जो है वो स्टमक में ओपन होती है और फिर स्टमक जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट विच इज कॉल्ड ड्यूडोनम उसमें वो ओपन हो जाता है. तो ओइसोफेगस स्टमक में ओपन होती है और स्टमक जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है, जो पहला पार्ट है ड्यूडोनम, उसमें स्टमक ओपन होता है. ठीक है. तो अब इधर देखिएगा कि जब ओइसोफेगस स्टमक में ओपन होती है तो ओइसोफेगस की जो ओपनिंग होती है स्टमक के अंदर उस ओपनिंग को हम लोग बोलते हैं ओइसोफीजियल पोर. इसको ओइसोफीजियल पोर कहा जाता है और इसी ओइसोफीजियल पोर के थ्रू ये ओइसोफेगस स्टमक में ओपन होती है. अब अभी मैं आपसे बता रहा था. फिर उसके बाद स्टमक जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में या स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनल पार्ट में जब ओपन होता है तो वहाँ पर भी एक कैनाल लाइक स्ट्रक्चर बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं पाइलोरिक कैनाल. तो 2 ओपनिंग हो गई, एक तो ओइसोफेगस की ओपनिंग स्टमक में हो गई और स्टमक की ओपनिंग हो गई इस ड्यूडेनम में. तो यहाँ देखिए स्टमक के 4 पार्ट्स होते हैं जहाँ पर ये ओइसोफीजियल पोर सिचुएटेड होता है और उस पोर के थ्रू जहाँ पर ओइसोफेगस स्टमक में खुलता है तो उस ओइसोफीजियल ओपनिंग का के आसपास का जो एरिया है उस ओपनिंग के आसपास का जो एरिया है उस एरिया को स्टमक का कार्डियक पार्ट कहा जाता है. ठीक है. और उसके बाद कार्डियक पार्ट के पीछे की तरफ स्टमक का जो राउंड पार्ट होता है दैट पार्ट इज कॉल्ड फंडिक पार्ट. उस पार्ट को हम लोग फंडिक पार्ट कहते हैं जो कार्डियक पार्ट के पीछे की तरफ ये राउंडेड पार्ट होता है. उसके बाद स्टमक का जो मिडिल लार्ज पार्ट होता है, बड़ा पार्ट होता है बीच का, दैट पार्ट इज कॉल्ड बॉडी ऑफ स्टमक. उस पार्ट को हम लोग बॉडी ऑफ स्टमक कहते हैं. और उसके बाद स्टमक का जो अंतिम लास्ट टर्मिनल पार्ट होता है उस पार्ट को हम लोग पाइलोरिक पार्ट कहते हैं. तो ये पाइलोरिक पार्ट हो गया. तो वैसे ब्रॉडली स्टमक के जो है वो 4 पार्ट्स हो गए. कार्डियक पार्ट ओइसोफीजियल ओपनिंग के आसपास का जो एरिया है वो स्टमक का कार्डियक पार्ट होगा. उसके पीछे का जो राउंड पार्ट होता है कॉल्ड फंडिक पार्ट. स्टमक का जो मिडिल लार्जेस्ट पार्ट होता है इट इज कॉल्ड बॉडी ऑफ स्टमक और स्टमक का जो लास्ट पार्ट होता है इट इज कॉल्ड पाइलोरिक पार्ट. अब यहाँ देखिए ओइसोफेगस
जब स्टमक के कार्डियक पार्ट में ओपन होता है थ्रू दी ओइसोफेजियल पोर, देन दिस ओइसोफेजियल पोर इज गार्डेड बाय अ थिक स्फिंक्टर मसल। स्फिंक्टर मसल ऐसी मसल्स होती है जिसमें कि सर्कुलर मसल फाइबर्स होते हैं, और जब ये सर्कुलर मसल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ये मसल्स उस ओपनिंग को बंद कर देता है। जब ये रिलैक्स होते हैं तो ये उस ओपनिंग को खोल देती है स्फिंक्टर मसल। तो एक स्फिंक्टर मसल्स की गार्डिंग होती है ऑन दिस ओइसोफेजियल पोर, जिसकी वजह से जो भी फूड ओइसोफेगस से इस स्टमक में आता है उसका बैक फ्लो नहीं होता, यानी कि जो भी फूड इस कार्डियक स्फिंक्टर मसल को पेनिट्रेट करके स्टमक की कैविटी के अंदर इंटर करेगा, वो फूड वापस फिर से ओइसोफेगस में नहीं जाएगा, उसका बैक फ्लो ये कार्डियक स्फिंक्टर जो है वो प्रिवेंट करती है। लाइकवाइज जो स्टमक का ये लास्ट पार्ट है जिसे आप पाइलोरिक पार्ट कहते हो, पाइलोरिक पार्ट जो है वो धीरे धीरे नैरो होता जाता है, सकरा होता जाता है, और अल्टीमेटली ये एक नैरो सी कैनाल में कन्वर्ट हो जाता है पाइलोरिक पार्ट। और उस नैरो कैनाल लाइक स्ट्रक्चर को, जो पाइलोरिक पार्ट का एकदम अंत होता है, उस कैनाल लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं पाइलोरिक कैनाल। और इस पाइलोरिक कैनाल के भी एंड पर, इसके एकदम अंत में जो स्फिंक्टर मसल्स की गार्डिंग होती है, उस गार्डिंग का नाम हमने दिया है पाइलोरिक स्फिंक्टर। दिस पाइलोरिक स्फिंक्टर गार्ड्स दी ओपनिंग ऑफ दिस पाइलोरिक कैनाल इनटू द ड्यूडेनम। मतलब ये कि जो भी फूड, जो भी काइन इस ड्यूडेनम में आएगा, उस काइन का वापस बैक फ्लो ना हो, यानी कि वो काइन वापस फिर स्टमक में ना जाए, उसको प्रिवेंट करती है ये पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो दो स्फिंक्टर मसल्स हो गई, कार्डियक स्फिंक्टर विच गार्ड्स द ओपनिंग ऑफ ओइसोफेगस एंड स्टमक, एंड पाइलोरिक स्फिंक्टर विच गार्ड्स द ओपनिंग ऑफ पाइलोरिक पार्ट ऑफ स्टमक इनटू द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन विच इज कॉल्ड ड्यूडेनम। अब उसके बाद देखिए कि जो स्टमक की वॉल होती है वो बहुत हाईली मस्कुलर, बहुत थिक होती है। अंदर की तरफ स्टमक की वॉल के बहुत बड़े बड़े लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड्स होते हैं, है ना, और इन्हीं लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड्स की वजह से स्टमक जो होता है वो काफ़ी डिस्टेंसिबल का मतलब बहुत ज़्यादा फैलने वाला और सिकुड़ने वाला होता है। दीज इंटरनल लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड्स जो कि स्टमक की कैविटी की तरफ प्रेजेंट होते हैं इसकी वॉल की इनर सरफेस पर, तो इन लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड्स को रगे कहा जाता है। दीज लॉन्गिट्यूडिनल इंटरनल फोल्ड्स आर कॉल्ड रगे। तो इस स्टमक के कुछ पार्ट्स हो गए। अब हम लोग ये देखते हैं कि स्टमक की जो वॉल है उसकी एनाटॉमी को स्टडी करते हैं। तो स्टमक की जो एनाटॉमी, हम जब इसकी वॉल की एनाटॉमी को स्टडी करते हैं तो इसकी वॉल की डिफरेंट लेयर्स को हम देखेंगे कि इसकी वॉल में कौन कौन सी लेयर्स होती हैं और उन लेयर्स का क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो अगर हम बाहर से अंदर की तरफ जाए, यानी कि हम स्टमक की सरफेस से इसकी कैविटी की तरफ जाते हैं, तो हम इसकी वॉल की डिफरेंट लेयर्स के क्रॉस सेक्शन में डिफरेंट लेयर्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो अब स्टमक की वॉल की अगर क्रॉस सेक्शन काटी जाए तो फ्रॉम आउटसाइड इनवर्ड, या अंदर की तरफ स्टमक की कैविटी होगी और ये स्टमक का सरफेस होगा, फ्रॉम आउटसाइड टू इनवर्ड इसकी डिफरेंट लेयर्स हमें दिखाई देती है। स्टमक की वॉल की जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, दैट लेयर इज कॉल्ड सिरोजा, इसको सिरोजा कहते हैं। और सिरोजा भी जो है वो दो इंडिविजुअल लेयर्स में डिवाइडेड रहती है। सिरोजा की जो आउटर लेयर है वो तो पेरिटोनियल मेसोथीलियम होती है विच इज ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम, और सिरोजा की अंदर वाली जो लेयर होती है वो एरियोलर या लूज कनेक्टिव टिश्यू की होती है। तो जो स्टमक की वॉल की जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है विच इज कॉल्ड सिरोजा, वो खुद से दो अलग अलग लेयर्स में डिवाइडेड होती है। आउटर लेयर इज कॉल्ड पेरिटोनियल मेसोथीलियम, या आउटर लेयर इज ऑफ पेरिटोनियल मेसोथीलियम जो कि स्क्वैमस एपिथेलियम होती है, और उसके अंदर की तरफ लूज कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है। फिर उसके बाद सिरोजा के अंदर की तरफ स्टमक के वॉल की बहुत मोटी थिक मस्कुलर लेयर होती है। इस थिक मस्कुलर लेयर की भी अपने थ्री इंडिविजुअल लेयर्स, अलग अलग लेयर्स होती हैं, जिनमें कि अलग अलग तरीके के विसरल और स्मूथ मसल फाइबर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो स्टमक की वॉल, सिरोजा के नीचे जो स्टमक की वॉल लेयर है वो तो थिक मस्कुलर लेयर है, और उस थिक मस्कुलर लेयर की भी अपनी अलग अलग 3 लेयर्स होती हैं। तो स्टमक के वॉल की जो आउटर मोस्ट मस्कुलर लेयर है, मस्कुलर लेयर की जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है मसल लेयर की, उसमें लॉन्गिट्यूडिनल मसल फाइबर्स होते हैं। इसलिए
मस्कुलर लेयर की जो आउटर मोस्ट लेयर है, चूंकि इसमें लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर है इसलिए इस लेयर को लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर कहा जाएगा। फिर उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर के नीचे की जो लेयर्स होती हैं 3-4 लेयर्स, उनमें सर्कुलर मसल फाइबर्स होते हैं और ये सर्कुलर मसल फाइबर्स मिल करके ये सर्कुलर मसल लेयर का फॉर्मेशन करते हैं। और सर्कुलर मसल लेयर्स के नीचे स्टमक की वॉल की जो मसल लेयर है उसमें एक एक्स्ट्रा मस्कुलर लेयर और प्रेजेंट होती है जिसमें कि ऑब्लिक यानी तिरछे मसल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसलिए इस इनर मोस्ट लेयर को हम लोग बोलते हैं ऑब्लिक मसल लेयर। तो सिरोजा है, सिरोजा के नीचे बहुत थिक मसल लेयर होगी स्टमक के वॉल में, और ये जो थिक मसल लेयर है ये खुद में 3 लेयर्स में डिवाइडेड है। आउटर मोस्ट लेयर इज ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर, मिडिल लेयर इज ऑफ सर्कुलर मसल फाइबर एंड इनर मोस्ट लेयर इज ऑफ ऑब्लिक मसल फाइबर। ये जो ऑब्लिक मसल फाइबर की लेयर है ये एक्स्ट्रा लेयर होती है। इंटेस्टाइन की वॉल में आपको ये ऑब्लिक मसल लेयर नहीं मिलेगी। ये ऑब्लिक मसल लेयर जो है वो केवल और केवल स्टमक की वॉल की मसल लेयर में मिलती है, ठीक है। इस वजह से स्टमक की वॉल जो होती है वो इंटेस्टाइन के वॉल के कंपैरेटिवली काफ़ी मोटी होती है। उसके बाद मसल लेयर के बाद फिर आता है स्टमक की वॉल का नेक्स्ट लेयर, और उस लेयर को हम लोग बोलते हैं सब म्यूकोजा। ये लूज कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है सब म्यूकोजा, और इस सब म्यूकोजा में ब्लड कैपिलरीज का, लिम्फ कैपिलरीज का डेंस नेटवर्क होता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के जो नर्व फाइबर्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन किसी भी तरीके की कोई ग्लैंड इस सब म्यूकोजा में प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। तो अब उसके बाद सब म्यूकोजा के बाद स्टमक की वॉल का जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होगी विच विल बी फेसिंग द कैविटी ऑफ द स्टमक, जो ठीक इस स्टमक की कैविटी की ओर होगी, वो जो इनर मोस्ट लेयर है, मतलब ये समझ लीजिए कि वो इनर मोस्ट लेयर इस स्टमक की कैविटी को कवर करेगी। तो उस लेयर को हम लोग बोलते हैं म्यूकोजा। और ये जो म्यूकोजा होती है स्टमक के वॉल की इनर मोस्ट लेयर होती है, और ये कॉलमनार एपिथेलियम होती है, यानी बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर इसमें लंबे लंबे कॉलमनार सेल्स जो है वो लगे होते हैं, कॉलमनार एपिथेलियम होती है। लेकिन खास बात यह है कि इस कॉलमनार एपिथेलियम में अंदर की तरफ ये कॉलमनार एपिथेलियम इन्वेजिनेट होती है टुवर्ड्स द आउटर साइड ऑफ द वॉल ऑफ स्टमक, और अंदर की तरफ इस म्यूकोजा लेयर के अंदर की तरफ इनवेजिनेशन की वजह से स्टमक की इनर सरफेस पर बहुत ही लेस डायमीटर के पोर्स का या पिट्स का फॉर्मेशन होता है, और उन पिट्स को हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रिक पिट्स। अंदर की तरफ गैस्ट्रिक पिट्स के अंदर की तरफ अगर आप जाएंगे तो ये लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में खुलती है सारी की सारी गैस्ट्रिक पिट्स, और अंदर की तरफ ये जो लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है गैस्ट्रिक पिट्स के अंदर की तरफ जाने पर जो ये लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये ब्रांच भी होता है, इसमें ब्रांचिंग भी प्रेजेंट होती है। तो ये जो गैस्ट्रिक पिट्स हैं और गैस्ट्रिक पिट्स जो अंदर की तरफ ओपन हो रहे हैं टू दिस लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, यहाँ पर जो एपिथेलियम होगी वो तो बेसिकली तो एपिथेलियम कॉलमनार एपिथेलियम की होगी। गैस्ट्रिक पिट्स के अंदर भी कॉलमनार सेल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कॉलमनार सेल्स के साथ साथ गैस्ट्रिक पिट्स के अंदर कुछ और डिफरेंट टाइप्स के सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं इनके बीच बीच में, कॉलमनार सेल्स के बीच बीच में। और ये सारे सेल्स मिल करके अलग अलग तरीके के सब्सटेंसेस का, कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स का, कुछ हार्मोन्स का, कुछ म्यूकस का सिक्रीशन करते हैं। तो ये सारे सेल्स मिल करके गैस्ट्रिक पिट्स के अंदर ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का फॉर्मेशन करते हैं, और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के थ्रू सिक्रीट होने वाला जो फ्लूइड है उसी फ्लूइड को हम लोग गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, और यही गैस्ट्रिक जूस फिर बाहर निकल करके स्टमक की कैविटी में आता है, और वहां पर आकर के ये फूड के डाइजेशन को कंप्लीट करवाता है। अब कौन कौन से सेल्स होते हैं ये एक अनुमान है और ये एक डाटा है कि जितने भी गैस्ट्रिक पिट्स हैं सारे के सारे गैस्ट्रिक पिट्स में अप्रॉक्सीमेटली 3.5 करोड़ यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 3.5 करोड़ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। और इन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में ये कुछ 4 तरीके के सेल्स होते हैं। सबसे पहला जो सेल है उसको हम लोग बोलते हैं म्यूकस नेक सेल। ये जो म्यूकस नेक सेल है ये गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक पिट्स के ऊपर की तरफ यानी इसकी जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है इसके ऊपर की तरफ ये प्रेजेंट होते हैं म्यूकस नेक सेल, और इनका मेजर फंक्शन ये होता है कि दे कंटिन्यूअसली सिक्रीट अ थिक स्टिकी फ्लूइड, एक बहुत ही गाढ़ा
स्टिकी चिपचिपा फ्लूइड जो है वो सिक्रीट करते रहते हैं। उस स्टिकी थिक फ्लूइड को हम लोग म्यूकस कहते हैं और ये म्यूकस सिक्रीट होकर के स्टमक की वॉल की इनर सरफेस पर फैला रहता है और ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट द डाइजेस्टिव जूसेस, अगेंस्ट द डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड HCl ऑफ द गैस्ट्रिक जूस। इसी म्यूकस की कोटिंग की वजह से, इसी म्यूकस की कोटिंग की वजह से ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है गैस्ट्रिक जूस का और ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है इनका डायरेक्ट एक्शन स्टमक की वॉल पर नहीं हो पाता। उसके बाद दूसरे टाइप के जो सेल्स होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में उनको पैराइटल या ऑक्जेंटिक सेल्स कहा जाता है। ये जो पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल्स हैं इनका जो मेजर फंक्शन है कि दे सिक्रीट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। इनका मेजर फंक्शन यही है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रीशन करना। आपको पता है कि स्टमक में जो फूड का डाइजेशन होता है वो एसिडिक मीडियम में होता है और ये जो HCl है वो HCl भी इस स्टमक की कैविटी के अंदर ये एसिडिक एनवायरनमेंट को मेंटेन करता है ताकि यहाँ पर ये पेप्सिनोजन का पेप्सिन में कन्वर्जन हो सके और वो प्रोटीन का डाइजेशन कर पाए। तो एक अप्रॉक्सीमेटली 3.5 pH पर यहाँ पर डाइजेशन जो है वो हाईली एसिडिक कंडीशन में कंप्लीट होता है। तो उसके लिए HCl की रिक्वायरमेंट होती है। इस कारण से हमारे गैस्ट्रिक जूस में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में HCl रिलीज भी होता है ड्यूरिंग द डाइजेशन ऑफ फूड और उस HCl को सिक्रीट करने वाली जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में सेल्स होती है उनको पैराइटल या ऑक्जेंटिक सेल्स बोलते हैं। ये भी कहा जाता है कि पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल जो है वो गैस्ट्रिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सिक्रीट करने के अलावा एक इंट्रिंसिक फैक्टर को भी सिक्रीट करती है। तो एक का काम तो हो गया पैराइटल सेल्स का कि ये HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर का सिक्रीशन करती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट सेल्स जो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में होती है गैस्ट्रिक पिट्स के अंदर इनको कहा जाता है चीफ सेल और जाइमोजेनिक सेल। Z से स्पेलिंग स्टार्ट है। चीफ और जाइमोजेनिक सेल्स का मेजर फंक्शन ये होता है कि ये एक प्रो एंजाइम का मतलब एंजाइम इनएक्टिव, एंजाइम की इनएक्टिव फॉर्म को सिक्रीट करना। तो ये जो चीफ और जाइमोजेनिक सेल है ये एक प्रो एंजाइम का सिक्रीशन करती है जिसको कि पेप्सिनोजन कहा जाता है और HCl के प्रेजेंस में एसिडिक एनवायरनमेंट में यही प्रो एंजाइम यानी पेप्सिनोजन जो है वो पेप्सिन में कन्वर्ट होता है और पेप्सिन एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग या प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होता है और यही प्रोटियोलाइटिक एंजाइम यानी पेप्सिन जो है वो फूड का डाइजेशन करता है। तो चीफ सेल का मेजर फंक्शन यही हो गया कि दे सिक्रीट द प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन और इसके साथ साथ कुछ ट्रेस क्वांटिटी में, कुछ थोड़ी क्वांटिटी में ये चीफ सेल या जाइमोजेनिक सेल गैस्ट्रिक लाइपेज विच इज द लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम उसका भी सिक्रीशन करते हैं। और उसके बाद लास्ट में एक सेल और होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में और ये गैस्ट्रिक पिट्स के एकदम बॉटम में प्रेजेंट होते हैं ये सेल्स। इन सेल्स को कहा जाता है इंट्रो-एंडोक्राइन सेल। फिर से मैं नाम रिपीट कर रहा हूँ, दीज सेल्स आर कॉल्ड इंट्रो-एंडोक्राइन सेल्स। इन सेल्स के थ्रू एक हार्मोन रिलीज होता है एंड दैट हार्मोन इज कॉल्ड गैस्ट्रिन हार्मोन। ये हार्मोन स्टमक की जो फिजियोलॉजी है उसको रेगुलेट करता है। ये स्टमक की चर्निंग मूवमेंट को, स्टमक की वॉल की पेरिस्टलिटिक मूवमेंट को रेगुलेट करता है। ये पैराइटल सेल्स को स्टिमुलेट करता है फॉर द सिक्रीशन ऑफ HCl। तो ये कुछ एक्टिविटीज फिजियोलॉजिकल एक्शंस जो होते हैं और डाइजेस्टिव जो पूरी प्रोसेस होती है स्टमक में उस पूरी प्रोसेस को कंट्रोल करता है गैस्ट्रिन हार्मोन विच इज सिक्रेटेड बाय दीज इंट्रो-एंडोक्राइन सेल्स एंड दीज सेल्स आर लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ दीज गैस्ट्रिक पिट्स। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ये गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज होता है बाकी सारे कंपोनेंट्स का, इंट्रिंसिक फैक्टर का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, फिर पेप्सिनोजन का सिक्रीशन तो होगा स्टमक की कैविटी की तरफ। ये सारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिनोजन वगैरह तो गैस्ट्रिक जूस के साथ रिलीज होकर के स्टमक की कैविटी की तरफ आएंगे। लेकिन गैस्ट्रिन हार्मोन अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है यानी इंट्रो-एंडोक्राइन सेल जो कि गैस्ट्रिक पिट्स के बॉटम में लोकेटेड होते हैं उनके थ्रू सिक्रीट होने वाला जो गैस्ट्रिन हार्मोन है इट मूव टुवर्ड्स द सब म्यूकोजा। ये सब म्यूकोजा की तरफ फ्लो होता है और उस सब म्यूकोजा की ब्लड कैपिलरीज के ब्लड में जाके मिक्स हो जाता है और ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू वापस ये फिर से स्टमक की वॉल में आता है और वहां पर आकर के फिर ये अपने रेगुलेटरी एक्शंस को शो करता है। तो चार तरीके के सेल्स हो गए गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में, म्यूकस नेक्स्ट सेल्स विच इज म्यूकस सेक्रेटिंग सेल्स,
parietal or oxyntic cells which is hydrochloric acid and intrinsic factor secreting cells. उसके बाद chief और zymogenic cells which secrete the proenzyme pepsinogen and trace quantity of gastric lipase, और introendocrine cells which secrete the gastrin hormone. This gastrin hormone moves in opposite direction towards the submucosa, और वहां पर जाके ये ब्लड के थ्रू सर्कुलेट होकर के स्टमक की वॉल पे आकर के अपने रेगुलेटरी फंक्शन को ये रेगुलेट करता है. सो दिस इज ऑल अबाउट द एनाटॉमी ऑफ द स्टमक. इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट द फंक्शंस ऑफ द गैस्ट्रिक हार्मोन, स्पेसिफिक फंक्शंस ऑफ द गैस्ट्रिक हार्मोन्स, और फिर स्टमक में जो होने वाले डाइजेस्टिव प्रोसेस है उसको हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं. थैंक यू.